आज हम क्रोमेटोग्राफी को में आरएफ वैल्यू के बारे में देखेंगे। जो आरएफ वैल्यू का कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको प्रीवियस क्लास में समझा चुकी हूँ। इसके साथ ही हम इसकी क्रोमेटोग्राफी की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तब देखिए कि आरएफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हमने पहले आपको बताया था कि पेपर या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में पदार्थ के विलयन की बूंद युक्त फिल्टर पेपर या पतली परत युक्त स्लाइड को किसी एक सॉल्वेंट में रखा जाता है। जैसा कि इसमें ये हमने इसको रख रखा है इस सॉल्वेंट में, ठीक है। और केशनली प्रभाव के कारण, कौन सा केशनली प्रभाव, इसके कारण विलायक के कण ऊपर की ओर बढ़ते हैं और विलेय पदार्थ के कण पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। जैसे विलेय पदार्थ का कण है, एक तो उसको ऊपर की ओर ले जाएगा, ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होगा, और दूसरा होगा कि जिस सरफेस पर या अधिशोषक की परत पर यह है उसको बांधने के लिए इसको जो फोर्स पीछे की ओर खींचेगा वह। तो ये हम देख रहे हैं कि ये दोनों बल जो हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, और विपरीत दिशा में कार्य करने के कारण इसमें से जो भी परिणामी बल होगा उसी की ओर वह पदार्थ गति करेगा, ठीक है ना। और इसमें जो पदार्थ जितना आगे की ओर इन सबको पार करते हुए बढ़ जाएगा उसी से हम उसकी आरएफ वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो आरएफ वैल्यू को हम इस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे कि जैसा कि इसके पहले वाले फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था कि विलायक के द्वारा तय की गई दूरी और विलेय के द्वारा तय की गई दूरी, इन दोनों के बेस पर ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इससे हम किस मोड में देखेंगे कि किसी विलेय पदार्थ द्वारा, जैसे हमने वही बात है कि उसका हमने एक सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट का एक कंसनट्रेट सॉल्यूशन बनाया था, है ना। तो सॉल्यूट की अपनी हाई कंसंट्रेशन वाले बिंदु से ऊपर की ओर तय की गई दूरी, तो उसकी सबसे ज़्यादा सांद्रता तो उस डॉट पर ही होगी ना जहाँ पर वो बिंदु बना हुआ है, वहाँ से उसकी ऊपर की ओर तय की गई दूरी तथा विलायक के द्वारा तय की गई दूरी के बीच के अनुपात को, है ना, सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट, तो उन दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम आरएफ वैल्यू कहते हैं। ये वैल्यू देखिए अपन इस पॉइंट में हम देख पा रहे हैं कि उसमें विलेय द्वारा तय की गई दूरी और विलायक द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात से हमने इसको कैलकुलेट करा। इसका फॉर्मूला देखिए, आरएफ पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय विलायक द्वारा तय की गई। तो इसमें ये जो आपका फर्स्ट वाला हमने पॉइंट लगाया और उसको उस सॉल्वेंट में रखा, तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि जो ए वाला ये डायग्राम है इसमें पदार्थ के द्वारा तय की गई दूरी तो 48 mm और विलायक द्वारा तय की गई दूरी 80 mm, है ना। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो आ जाएगा 0.06। तो यह पॉइंट्स में आ रही है, तो यह इसकी आरएफ वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, तो जिसमें विलेय द्वारा तय की गई 72 मिलीमीटर और विलायक द्वारा 120, तो इन दोनों का रेशियो भी 0.6। और थोड़ी देर बाद में आ रहा है तो विलेय के द्वारा 120 और इसकी 2, तो ये भी 0.6। तो हम इसमें देख रहे हैं ये एक ही पदार्थ था जिसका हमने अलग अलग समय पर इसका रेशियो लिया। तो इसमें हम एक बात कॉमनली नोट कर पा रहे हैं कि टाइम चाहे कुछ भी हो, शुरू में लो, लास्ट में लो, मिड में लो, लेकिन उसमें जो आरएफ वैल्यू की जो मान है वह एक कांस्टेंट आ रहा है ना। तो ये आरएफ वैल्यू जो है वह एक स्थिर ही है और ये इसकी स्थिर होते हुए भी इसका अनुपात जो है एकदम फिक्स आ रहा है। तो होता क्या है कि कभी कभी एक विलायक में जो कुछ पदार्थ होते हैं उनके आरएफ के मानों में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, ठीक है ना, जिसके कारण हम दोनों पदार्थों को अलग अलग स्पष्ट कर ही नहीं पाते, क्योंकि वही विलायक के द्वारा तय की गई दूरी तो होगी लेकिन विलेय के द्वारा तय की गई दूरी उनमें बहुत ही नज़दीक होगी, क्लोजली होगी, तो उस वजह से हम उसका वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इस क्रोमेटोग्राम को 90 डिग्री के कोण पर घुमाकर उसे दूसरे विलायक में रखा, ठीक है ना।
जैसा कि इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, इसमें विलायक फिनॉल या अमोनिया, ठीक है, उसमें हमने जो पॉइंट लगाया था उसमें क्या हुआ था, RF वैल्यू आप जैसे देख रहे हैं 0.76 एंड 0.7 आ रही है, तो बहुत ही कम डिफरेंस है। तो उस स्थिति में हमने इसको क्या कर दिया, 90 डिग्री पर इसको घुमा के रख के दूसरे विलायक में रख दिया। अब दूसरे विलायक में रखने पर क्या हो रहा है कि ये दोनों बिंदु जो हैं अपने अलग अलग पृथक हो जाएंगे। तो हमने पदार्थ को विभेदित करने के लिए एक क्रोमेटोग्राफिक मेथड के साथ में दूसरा क्रोमेटोग्राफिक मेथड भी अप्लाई कर दिया। तो इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, 2 वे क्रोमेटोग्राम। दो तरह से किया ना, क्योंकि उनकी RF वैल्यू बहुत ज़्यादा नज़दीक थी। साथ ही देखो, जैसे वैलिन और हिस्टिडिन के जो आपका 2 वे क्रोमेटोग्राम है, ये अपन ने इसमें देखा है। वैसे तो इनकी देखिए RF वैल्यू काफ़ी नज़दीक थी, हम नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन इसको रोटेट करने के बाद में हम इसकी RF वैल्यू को बहुत ही अच्छे से पहचान पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें कई बार क्या होता है, विलायक जो है फिल्टर पेपर या थिन लेयर वाली स्लाइड के ऊपरी सिरे तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में अनुपात का कोई औचित्य ही नहीं रहता, भाई वो सबसे ऊपर चला गया, बाहर ही हो गया। तो इस स्थिति में हम एक और टर्म का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं RX वैल्यू। RX वैल्यू क्या होती है कि किसी पदार्थ तथा उसके रासायनिक दृष्टि से मिलते जुलते पदार्थों के द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात। तो RX वैल्यू को इस तरह से डिफाइन किया गया है, RX वैल्यू इक्वल्स टू पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय कोई मानक पदार्थ लिया जो लगभग इसी की तरह का हो, उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो उस स्थिति में हम यहाँ RX वैल्यू का यूज़ करते हैं। इसी में ही देखिए, जैसे शुगर्स के लिए हम RG पद का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ मानक पदार्थ के रूप में हम ग्लूकोज यूज़ कर रहे हैं। शुगर्स जितनी भी हैं उनकी स्ट्रक्चर वैसे लगभग सेम होती है, परंतु स्टैंडर्ड के रूप में हम उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, ये ग्लूकोज। RF क्या होता है, असल में दो दूरियों का रेशियो होता है, अतः ये एक प्योर नंबर होगा और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, और विलायक के द्वारा तय की गई दूरी सदैव ही पदार्थ से अधिक होगी, अतः RF का मान जो है हमेशा 1 से या इकाई से कम होगा। जिस प्रकार विभिन्न पदार्थों की गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि उनके क्या है, अभिलाक्षणिक गुण है ना भौतिक की, उनके बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कौन सा पदार्थ हो सकता है। उसी तरह पदार्थों के RF वैल्यू भी उनके अभिलाक्षणिक होते हैं, और किसी अज्ञात पदार्थ के RF मान की लिटरेचर मानों के साथ तुलना करके भी हम उसकी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कि ये जो हम निकालते हैं यह सॉल्वेंट की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, अतः RF के मान के साथ उस विलायक का संदर्भ बताना भी ज़रूरी होता है कि हम उस टाइम कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जो सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट हम सेलेक्ट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है उसके बेस पर ही हम उसका आगे प्रोसीड करते हैं क्रोमेटोग्राम। क्योंकि RF के मान भी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे टेम्परेचर, फिल्टर पेपर, है ना, और उसको आप किस तरह से सुखा रहे हो, कैसे डेवलप कर रहे हो, या विलयन की pH, पदार्थों के बीच में हुई रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी हमने इतनी डेप्थ में अच्छे से समझी है, तो अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं उससे हम अब हल्का सा आइडिया तो मिल ही जाता है। फिर भी हम देखते हैं कि इसके द्वारा क्या करते हैं, हम अमीनो अम्ल, रंजक, इनके हम पहचान कर सकते हैं और उनको सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह निकल, कोबाल्ट, जिंक तथा मैग्नीज के पृथक्करण में, ये लगभग सिमिलर से मेटल्स हैं, डी ब्लॉक के हैं, इनको सेपरेट करने में, निकल, कॉपर, कोबाल्ट तथा जिंक के सेपरेशन में, आयरन और एल्यूमिनियम के सेपरेशन में, या एल्यूमिनियम के एस्टिमेशन में। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेस पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू पूरा ले रहे हैं कि अब तक हमने क्रोमेटोग्राफी में क्या देखा। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी को हमने समझा कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, किसी मिश्रण के मिलते जुलते गुणों वाले अवयवों को पृथक करने की वह विधि जिसमें एक अधिशोषक पर परस्पर अमिश्रणीय दो द्रवों का उपयोग किया जाता है
जिसमें एक द्रव्य स्थिर होता है और दूसरा चलायमान होता है। अब क्रोमेटोग्राफी की मेथड्स कौन कौन सी थी? हमने 3 में करा, विभाजन क्रोमेटोग्राफी, आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी और अधिशोषण विनिमय। अब विभाजन में देखिए, द्रव द्रव वाली थी, द्रव गैस वाली थी। द्रव द्रव में क्या हो रहा था? पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर और कॉलम। इसी टाइप से आयन विनिमय में क्या था? धनायन या ऋणायन के बेस पे उसको सेपरेट किया था। इसके बाद आती है अधिशोषण। अधिशोषण में गैस ठोस और द्रव ठोस, ये 2 कॉलम्स में किए। और द्रव ठोस में भी द्रव द्रव की भांति ही पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर एंड कॉलम। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या थी कि अधिशोषक के रूप में हम फिल्टर पेपर का यूज़ कर रहे थे और कम अणुभार वाले पदार्थों को पहचान कर रहे थे। थिन लेयर में क्या कर रहे थे? हम एक पतली सी ग्लास प्लेट का यूज़ करके सिलिका जेल या एल्यूमिना की एक लेयर चढ़ाते थे। इसके बाद में हमने देखा कि क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत क्या है। तो क्रोमेटोग्राफी एक से अधिक सिद्धांतों पे वर्क कर रही थी, जैसे विभेदी अभिगमन का सिद्धांत, अधिशोषक पर विलायक अणुओं के साथ विभिन्न पदार्थों के अणुओं का अभिगमन के बेस पे हमने ये देखा था। अधिशोषण को समझा कि किसी पदार्थ की सतह पर अन्य पदार्थ की सतह पर, देखिए मैं सतह वर्ड यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ उसकी सरफेस पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है अवशोषण, किसी पदार्थ के भीतर तक किसी अन्य पदार्थ के गुणों का पहुँचना। शोषण, जब बाहर और भीतर दोनों तरफ किसी अन्य पदार्थ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो उसको हम शोषण कहते हैं। विशोषण यानी अधिशोषित पदार्थ को अधिशोषक की सतह से दूर करना, वो आपका डिसॉर्प्शन हो जाएगा। भौतिक अधिशोषण, बिना किसी रासायनिक क्रिया के दुर्बल वान डेर वाल बल द्वारा पदार्थों का अधिशोषण। और केमिजॉर्प्शन, अधिशोषक व अधिशोषित पदार्थ के मध्य रासायनिक क्रिया द्वारा बने सतह यौगिकों के कारण प्रबल आकर्षण बल वाला जो होता है, यानी इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। एलुएंट, अधिशोषित पदार्थ को पृथक करने के लिए आप जो शुद्ध विलायक यूज़ करोगे उसको हम कहेंगे एलुएंट। और आरएफ वैल्यू लास्ट में, आरएफ वैल्यू क्या होगा? अधिशोषित पदार्थ तथा पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी और शुद्ध विलायक द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात। तो इस तरह से हमने देखा कि क्रोमेटोग्राफी में हमने सिमिलर गुण रखने वाले पदार्थों को सेपरेट किया और इसकी कई तरह की टेक्निक्स को समझा, और इस तरह से हम ये आपके आगे की फर्दर स्टडी में बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, और इसमें हम कई शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।